आज सबसे पहले तो मुझे बहुत ही अफसोस है डॉक्टर रिजवान जो कि शहबाज शरीफ, हमज़ा शरीफ और बाकी शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ जिन्होंने तहकीकात की टीटी केस की, जिसमें इस वक्त शहबाज शरीफ भी अबूरी ज़मानत पे हैं, हमज़ा शरीफ अबूरी ज़मानत पे हैं और बाकी उनकी फ़ैमिली जो है वो इस वक्त मफरूर है। उनका रात को इंतकाल हो गया। इसके ऊपर हम तमाम जो अहल ख़ाना हैं उनके साथ अफसोस करते हैं। बड़े फ़र्शनास ऑफ़िसर थे, जिस मेहनत से, जिस दलेरी से उन्होंने ये सारा केस जो है उसकी तहकीकात की और जिसकी इस तरह वो उन्होंने इसको पहुंचाया एक मंतकी इंजाम तक, वो यकीनी तौर के ऊपर पाकिस्तान की तारीख़ में सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। और अगर ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये भी आप देखेंगे तो ज़्यादातर जो केसेस बनाए थे नवाज़ शरीफ ने ज़रदारी के ख़िलाफ़ और ज़रदारी ने नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़, वो ये थे कि लोगों को पकड़ लेते थे, किसी को स्टेटमेंट लिखवा लेते थे जाली और कह देते थे जी ये इसने ये बयान दे दिया, जैसे अब आजकल ये केसेस जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। लेकिन जो डॉक्टर रिजवान ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में जो उसका ख़ासा ये था कि कोई भी उसमें कोई ओरल एविडेंस नहीं है, वो सारी जो है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। अगर आप देखेंगे तो वो कड़ी से कड़ी मिलती है कि कैसे एक बैंक अकाउंट से पैसा दूसरे में गया, दूसरे से जो है वो लंदन में पहुंचा, लंदन से फिर वापस आया और ऐसे लोगों के नाम से लंदन से वापस आया जो ज़िंदगी में जिनका पासपोर्ट ही नहीं था, वो कभी बाहर ही नहीं गए थे। बहरहाल उनका इंतकाल हुआ है और इसके ऊपर हम तमाम उनकी फ़ैमिली के साथ जो है पूरा पाकिस्तान उनके साथ जो है वो अफसोस का इजहार करता है। अब ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद था वो ये था कि हम देख रहे हैं कि कल शहबाज शरीफ साहब के जो हमारे क्राइम मिनिस्टर हैं उनके दो बयानात सामने आए। एक बयान उनका ये सामने आया है कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो तकरीरें कर रहे हैं वो उस पे वो केस करेंगे, और दूसरा उनका बयान ये आया है कि मरीम नवाज़ शरीफ के जो बातें हैं उसको संजीदा नहीं लेना चाहिए। ये बयान उनका उसके बाद आया जब मरीम नवाज़ शरीफ की तकरीर के बाद जो उन्होंने पाकिस्तान फ़ौज के जो एक कोर कमांडर्स के ख़िलाफ़ जो हर्जा रसाई की, जो उन्होंने गुफ्तगू की, उसके बाद DGISPR की एक प्रेस रिलीज़ आई और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब का ये बयान सामने आया कि उनको संजीदा जो है वो नहीं लेना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब की बात दुरुस्त है, मरीम नवाज़ की किसी बात को भी सीरियस नहीं लेना चाहिए। इससे एक कैंपेन चलाई जा रही है कि फ़ौज के रैंक एंड फाइल को और सीनियर लीडरशिप में एक तफ़रक़ा डाला जाए, वो इंतहाई मैं समझता हूँ कि तशवीश की बात है। और इसके बावजूद ये हो रहा है कि जो DGISPR है उन्होंने कैटेगोरिकली ये बात कही है कि फ़ौज को सियासत में मुलव्वस ना किया जाए, और ये बात उनकी दुरुस्त है। लेकिन हम ये समझते हैं कि एक मखसूस तरीके से जानबूझ के ये बात फैलाई जा रही है। फिर उनकी जो कुछ सहाफ़ी हैं जिनके जो लिंकेजेस हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं, उन्होंने जो गुफ्तगू की है, एक सहाफ़ी ने जो है वो ये बात कही कि फ़लाने कोर कमांडर जो हैं वो तब्दील कर दिए जाएंगे और ये होगा और वो होगा और ये तब्दीलियाँ फ़ौज में आएंगी। उसके बाद एक सहाफ़ी ने ये कहा कि जी ये तय हुआ है कि PTI से और इमरान खान से तो सिर्फ़ फ़ौज जो है वो ख़ुद ही हिसाब किताब कर लेगी, वो हम देख लेंगे उनको, और बाकी तो इसी तरह से चंद और लोग जो कि मिलते मिलाते रहते हैं उनसे, उनकी जो गुफ्तगू हुई है वो बड़ी ऑब्जेक्शनेबल है। और यूँ लग रहा है कि एक मखसूस तबके को खुल खेलने का मौका दिया जा रहा है पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ कहते हैं कि हम इमरान खान की तकरीरें जो हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो मैं सिर्फ चंद टुकड़े दिखाना चाहता हूँ पहले, अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले, कि वो तकरीरें, इमरान खान तकरीरें क्या कर रहे हैं। उन्होंने तो अपनी तकरीर में कभी नाम भी नहीं लिया किसी का। इमरान खान ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान ने जिस किस्म का रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया है, पाकिस्तान में बड़ी कम इस तरह की मिसालें मिलती हैं। इमरान खान ने जिस तरीके से इदारों को
महफूज रखने की कोशिश की है, जिस तरह से उन्होंने इदारों को बचाने की कोशिश की है, पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत कम इसकी मिसालें हैं। मैं पहले आपको ये एक टुकड़े जो हमने जोड़े हैं वो दिखाना चाहता हूँ, जो कि मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर बात हुई। ज़रा पहले देखिए, ये जो टुकड़े मैंने सुनाए हैं, ये मैंने इसलिए सुनाए हैं कि पाकिस्तान में, पहले तो देखें, ये कंपैरिजन कर लें इन स्टेटमेंट्स का और फिर इमरान ख़ान के और तहरीक इंसाफ के किसी भी लीडर की स्टेटमेंट का। एक भी जगह के ऊपर इमरान ख़ान ने किसी का नाम नहीं लिया, कभी किसी का उन्होंने तज़किरा तज़हीक आमेज़ अंदाज में नहीं किया, कभी हमने इस तरह से इदारों को ब्लेम नहीं किया। जहाँ तक फ़ौज के इदारे की ताल्लुक़ है, इमरान ख़ान की वाज़ेह हदायत भी हैं, पॉलिसी भी है कि देखिए, अगर फ़ौज का इदारा कमज़ोर होगा तो पाकिस्तान कमज़ोर होगा। 3 इस वक्त हिस्सों में जो पाकिस्तान को तकसीम करने की जो साजिश है, जिसके पीछे पाकिस्तान के नॉन एनिमीज़ हैं, जाने बूझे हुए दुश्मन हैं, वो अपनी स्कीम में कामयाब हो जाएंगे अगर पाकिस्तान की फ़ौज कमज़ोर होती है। लेकिन हम ये देखते हैं कि ये तबका जो दरअसल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, जो एक तबका जो पाकिस्तान के फ़ौज के ख़िलाफ़ है, वो एक्सप्लॉइट कर रहा है। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे बड़ा लीडर पाकिस्तान की और इमरान ख़ान पाकिस्तान की नहीं, उम्मत मुसलमा के लीडर हैं, उनको अगर आप इस तरह से इस वक्त के क्राइम मिनिस्टर ये बयान देंगे और उनके बयानात को इस तरह से सियासी इस्तेमाल की कोशिश करेंगे, उसके ऊपर रिटेलिएशन आएगी। और ये रिटेलिएशन सिर्फ़ पाकिस्तान की जो एक दो तबका है उस तक महदूद नहीं रहेगी, ये पाकिस्तान में हर जगह पर महसूस होगी। लिहाजा पहली बात तो यह है कि मैं शहबाज शरीफ साहब को, अपने क्राइम मिनिस्टर को ये मशवरा दूंगा कि वो ऐसी गुफ्तगू से इज्तनाब करें। और मरियम नवाज़ की बातों को संजीदा हम नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये जो गुफ्तगू आपने की है ये काफ़ी नहीं है। मरियम नवाज़ को कि या गुफ्तगू के ऊपर वो ख़ुद माफ़ी मांगें, या उनकी पार्टी जो है, क्योंकि वो अभी पार्टी की ओहदेदार भी हैं जहाँ तक मेरा मालूमात है, उनकी पार्टी उनकी तरफ से माफ़ी मांगे और कौम से ये माफ़ी जो है उनको मांगनी चाहिए। ये कहना काफ़ी नहीं है कि उनकी बातों को संजीदा ना लिया करें, वो बिल्कुल जो है वो गैर संजीदा खातून हैं, ये तो हर एक को ही पता है, इसके ऊपर यह कोई नया इंकशाफ नहीं है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि उनको गैर संजीदा करार देकर आप आगे बढ़ने की कोशिश करें। आपको उनकी बयानात जो हैं उसके ऊपर माफ़ी हर सूरत में जो है वो मांगनी होगी। जहाँ तक पाकिस्तान के सियासी हालात का ताल्लुक़ है, वो दगरगूं है और उसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत जो है वो भी एक इंतहाई बुरे हालात का शिकार है। मईशत के ऊपर चूँकि हम आज अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, वो जो टॉपिक है वो मैं हम आज के लिए छोड़ रहा हूँ। लेकिन पाकिस्तान की जो इस वक्त की जो सियासत है, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी जो इज्तिमा है, एक बहुत बड़ा जो पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो इसके ऊपर एक कंसेंसस कर चुके हैं, एक इजमा कर चुके हैं, एक इत्तफाक़ राय कर चुके हैं कि जो इमरान ख़ान की हुकूमत को हटाया गया था वो एक गैर मुल्की साजिश और गैर मुल्की अहकामात के ऊपर हटाया गया था, और ये चीज़ पाकिस्तान के अवाम को तस्लीम नहीं है। लिहाजा इस वक्त पाकिस्तान की सियासत एक बहुत डिविज़िव है। इसके अंदर जो इस वक्त का हुक्मरान तबका है, अवाम में उसके लिए नफ़रत पाई जाती है, और हम ये समझते हैं कि ये नफ़रत जो है इसको आगे बढ़ने से रोकने का सिर्फ़ एक ही तरीका है, अवाम के पास जाया जाए और अवाम से नया मैंडेट लिया जाए। अब ये इलेक्शंस आप ज़्यादा नुकसान करके करेंगे या कम नुकसान करके करेंगे, ये सोचने की बात है। इस वक्त हमने अपनी जो लॉन्ग मार्च है उसकी तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। पाकिस्तान के तमाम तूलो अर्ज़ से लाखों लोग जो हैं वो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। 20 तारीख़ तक इंशाअल्लाह हतमी तारीख़ का भी अनाउंस हो जाएगी, जो कि 20 मई से लेके 29 मई के दरमियान में होगी। और इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान की तारीख़ का नहीं,
जनूबी एशिया की तारीख़ का सबसे बड़ा इज्तिमा इंशाअल्लाह यहाँ पर होगा और हर पाकिस्तान के हर गांव से, हर कदिये से, हर इलाके से लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे और बेहतर ये होगा कि लॉन्ग मार्च से पहले इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान किया जाए। ये वो वाहिद अमल है जिससे आप पाकिस्तान की सियासत को नॉर्मलाइज़ कर सकते हैं, और अगर आप नॉर्मलाइज़ नहीं करेंगे तमाम तर नताइज की ज़िम्मेदारी जो है वो आप पर होगी। और इसके साथ साथ मैं ये कहता हूँ कि ये जो झूठे पर्चे करने की रवायत है इसको ज़िंदा ना करें। आपकी हुकूमत वो पहली हुकूमत है प्राइम मिनिस्टर साहब जिसने तौहीन मज़हब के कवानीन अपने सियासी मुखालफों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए। आज से पहले कभी किसी हुकूमत ने ये जुर्रत ही नहीं की कि तौहीन मज़हब के कवानीन अपने सियासी मुखालफों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए जाएँ। उसके अलावा इस वक्त जो यहाँ पर सेंसरशिप है, ARY को जिस तरीके से बंद किया गया कल के जलसे में, उसके बाद मुख्तलिफ़ टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर जो इस वक्त सेंसरशिप लगाई गई, जिस तरीके से एंकर्स को नौकरियों से बर्खास्त करने की धमकियाँ दी गई, ओनर्स को उनके बिजनेसेस तबाह करने की बात की गई, ये पाकिस्तान की तारीख़ का बदतरीन दौर है। और ये चंद हफ़्तों में ये सब कुछ हुआ और इंशाअल्लाह ये चंद हफ़्ते बड़ी जल्दी ख़त्म होने वाले हैं। पाकिस्तान की मईशत की जो तबाही है उसके ऊपर मैं अब हमाद अज़हर साहब को कहूँगा कि ज़रा बात करें। शुक्रिया जी। जिस तरह पाकिस्तान की ख़ुद मुख्तारी पे हमला किया गया और एक रजीम चेंज पाकिस्तान में लाया गया, तो ऐसी ही सूरत हाल अब हमें मईशत पे नज़र आ रही है। 1 माह गुजर गया है इस हुकूमत का, और जब से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को टेबल किया गया था पार्लियामेंट में, तब से लेके अब तक 5.7 अरब डॉलर आपके स्टेट बैंक के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में कमी आ चुकी है। इसके अलावा शरह सूद जो है वो 2009 से लेके अब तक की बुलंद तरीन शरह पे है। इसी तरह महंगाई की शरह जो है पिछले 1 माह में वो भी बुलंद तरीन सतह पे पहुँच चुकी है। आप सबको पता है कि आटा, मुर्गी, प्याज और बाकी खाने पीने की अशिया जो हैं उनकी कीमतें आसमान को छू रही हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बिल्कुल ना फ़ैसला साजी कर पा रही है और ना ही वो किसी किस्म का इसके ऊपर हिकमत अमली बना पा रही है। जो सबसे ज़्यादा तशवीश की बात है वो ये कि मईशत की कोई सिमत नज़र नहीं आ रही। फ़ाइनेंस डिवीज़न के अगर अफसरान से आप बात करें तो वो कहते हैं कि लंदन में बैठा एक शख्स वो एक फ़र्क इकनॉमिक पॉलिसी डिक्टेट कर रहा है, और इस्लामाबाद में जो बैठे हैं वुज़रा उनकी सोच फ़र्क है। IMF के मामले के ऊपर अभाम पाया जा रहा है और अभी तक कोई फ़ैसला साजी नहीं हो पा रही। पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों के ऊपर अभाम पैदा किया गया, जिससे आज भी डीज़ल की शॉर्टेज है और ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है। इसी तरह नालायकी और बद इंतज़ामी के बाइस बिल्कुल एक गैर ज़रूरी रमज़ान में लोगों को लोड शेडिंग की अजियत से गुजारा गया, जो कभी पाकिस्तान में पहले नहीं हुआ था। आज स्टॉक मार्केट जो है वो 1300 पॉइंट क्रैश कर गई है, और पिछले 11 ट्रेडिंग सेशंस में वो कलेक्टिवली 2900 पॉइंट्स क्रैश कर चुकी है। सिर्फ आज पाकिस्तानी रुपया 1 रुपये 25 पैसे डॉलर के मुकाबले में इंटरबैंक रेट में कमज़ोर हो चुका है। मैं समझता हूँ कि अगर इसी तरह बेहंगम और अभामी कैफियत को बरकरार रखा गया तो ये मईशत ज़्यादा देर नहीं चल सकेगी। और अब आप इसका ज़रा मुआजना करें कि 2 माह पहले नए पाकिस्तान में क्या हो रहा था। 2 माह पहले नए पाकिस्तान में 5.5% इकनॉमिक ग्रोथ दूसरे साल में रजिस्टर कर रहे थे हम। 4 मार्च को 22 अरब डॉलर स्टेट बैंक के रिजर्व्स में पड़े थे और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे थे। इकनॉमिक जो हमारा एक्सपोर्ट्स हैं 32 अरब डॉलर, रेमिटेंसेस 31 अरब डॉलर तारीख की बुलंद तरीन शरह पे पहुँच चुकी थी। आलमी इदारे तारीफ़ कर रहे थे। लेकिन फिर जब पुराना पाकिस्तान आया तो जो इस वक्त ये तबाही बरपा है मुल्क में, ये तो कोरोना के दौर में भी मईशत का ये हशर नहीं हुआ था जो इन्होंने अपने 1 माह के अंदर एक बेयकीनी की सूरत हाल और बेहंगम जो मईशत को छोड़ के फ़ैसला साजी ना करके इस नहज तक पहुँचा दिया है। तो जिस तरह पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को बचाने के लिए अब इलेक्शंस की तरफ जाना ज़रूरी है, अब पाकिस्तान की मईशत को बचाने के लिए भी इलेक्शंस तक जाना ज़रूरी है। मैं यहाँ पे ये भी कह दूँ कि ये जो महंगाई बढ़ रही है इसका एक तोड़ ये भी था कि आप रूस से सस्ती LNG और सस्ता गैस और सस्ता तेल लेते,
जिसके हमने जिसका बाकायदा जब मैं वज़ीर था तवानाई का, तो बाज़ाब्ता तौर पे हमने उसके मुज़ाकरात शुरू किए। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने उसकी 2 मीटिंग्स खुद चेयर की और उस पर ब्रीफिंग्स ली, और अप्रैल के अंदर हम पहली कार्गोज़ पाकिस्तान में लाने का सस्ते तेल की प्लान कर रहे थे, हमने एम किया हुआ था। और अब मई आ गया है और हमारे जाने के बाद उन मुज़ाकरात को किसी ने कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि इनकी कांपे टांग दी हैं। तो लिहाजा अगर इन्होंने ऐसे ही मईशत चलानी है तो ये सिर्फ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमला नहीं किया गया, ये पाकिस्तान की मईशत पे भी हमला किया गया रिजीम चेंज के ज़रिए। और अब जितनी जल्दी हो सके इंतखाबात कराने चाहिए, इससे पहले कि नुकसान मज़ीद हो जाए। बहुत थैंक यू सर। ये बताइएगा 20 तारीख को पंजाब के जो मुनर्रिफ अरकान हैं उनके बारे में इलेक्शन कमीशन ने डिसीजन देना है। आपने 20 तारीख के बाद ही अपना लॉन्ग मार्च जो है उसके हवाले से खान साहब ने कहा कि वो डेट आपको अपने कारकुनान को बताएंगे। क्या आप लोगों ने वो 20 के इलेक्शन कमीशन के फैसले के हिसाब से स्ट्रेटजीज बनाई हुई हैं, या कि फ़ैसला उस तरह से आएगा तो उसकी स्ट्रेटजी कोई और होगी, या दूसरे तरीके से? और दूसरा सर एक और इसके साथ कि क्या सर ये मुमकिन है कि हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत है जिस तरह से अदालतों का इस सारे सियासी मामला में किरदार आ रहा है, तो क्या आपके इस लॉन्ग मार्च के ऊपर भी अदालतों से हुकूमत अगर रुजू करती है तो आपकी उस बारे में भी तैयारी है? देखिए जी, वो तो हमने हर जगह के ऊपर लीगल टीम्स क्रिएट कर दी हैं जो लॉन्ग मार्च में जहाँ जहाँ पे तकलीफ़ हो रही है वो अदालतों में जा रहे हैं। असल बात यह है कि ये जो फैसला आप कह रहे हैं ये तो मंगल और बुध को लगा हुआ है ये केस, ये तो बुध को फैसला होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को कतई तौर पे आगे नहीं जाना चाहिए। जो MPAs हैं उनका तो रिकॉर्ड अवेलेबल है, उन्होंने दिए हैं सारे, और ये बुध को हर सूरत इलेक्शन कमीशन मेहरबानी करे, इसका फ़ैसला करे। ये बुनियादी बात है जिसकी वजह से जो तमाम पाकिस्तान का पॉलिटिकल क्राइसिस है वो लोटों के केस फैसला न होने की वजह से हो रहा है, और ये अदालतों को चाहिए कि इसका फौरी फैसला करे, इलेक्शन कमीशन को चाहिए इसका फौरी फैसला करे। सर ये बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से ये कोशिश की जा रही है हमारी मुताबिक कि आपके जो जलसों का शेड्यूल जारी हो चुका है उसको किसी को जल्द से जल्द वो रैप अप किए जाए या उनको ना लिख दिया जाए। इस हवाले से दूसरा मेरा क्वेश्चन है हमादा साहब से कि इसहाक डार साहब ये मंशा है उनकी, या उनकी ने कहा है कहीं कि वो जून एंड तक $160 तक ले आएंगे, ऐसी कौन सी किधर से नहीं आ रही है? पहले जवाब इसहाक डार का देते हैं। देखिए, मैं तो हैरान हूँ कि जिस तरह जो माशी पॉलिसीज़ उन्होंने बरकरार रखी। एक टीवी इंटरव्यू में मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जी एक्सपोर्ट्स ना भी बढ़ें तो कोई बात नहीं, हमारे दौर में इंपोर्ट्स की कीमत कम थी और रुपया जो है वो ओवर वैल्यू कर दें ताकि दूसरे मुल्कों की एक्सपोर्ट्स को सब्सिडाइज़ ना किया जाए। देखें, ये कोई संजीदा आप माशी माहिर से पूछ लें तो ऐसे शख्स को तो फाइनेंस डिवीज़न के 2 किलोमीटर के रेडियस में करीब नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि वो तो इनकी सोच तो इतनी ख़तरनाक है। और मैं आपको बताऊं कि अगर मार्केट ड्रिवन एक्सचेंज रेट होता पिछली हुकूमत में, तो जब 2016-17 में ऑयल प्राइसेस क्रैश की थी तो हम रिज़र्व्स बिल्डअप कर सकते थे। हम रिज़र्व्स बिल्डअप करने के बाद अपनी इंपोर्ट्स को मॉडरेट कर सकते थे और हमें फिर इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन में जाने की ज़रूरत नहीं थी। यानी जो 2017-18 में इकोनॉमिक क्रैश आया नून लीग के दौर में, वो भी अवॉइड किया जा सकता है। और अब मैं हैरान हूँ कि वो उस सबसे उन्होंने कुछ नहीं सीखा और अब वो दोबारा वही रेसिपी सामने लेके आ रहे हैं जो इस मुल्क की मईशत को तबाह कर देगी। और जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि वो डिक्टेट कर रहे हैं वहाँ से बैठ के पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसी, लंदन से बैठ के। तो उनको तो 2 किलोमीटर के रेडियस के करीब नहीं आने देना चाहिए फाइनेंस डिवीजन। देखिए जी, बात यह है कि आप क्या करेंगे। आप ये करेंगे कि लाखों लोगों में से हज़ारों को आप अरेस्ट करेंगे, आप लीडरशिप को अरेस्ट करेंगे, आप क्या करें? सवाल यह है कि इससे मुल्क में तकसीम बढ़ेगी या कम होगी? जो इस वक्त हालात हैं उसमें मुल्क में तकसीम बढ़ेगी। सो नॉट एज अ PTI के नुक्ता नज़र से नहीं, एक आम पाकिस्तानी के नुक्ता नज़र से। और वो तमाम इंडिपेंडेंट लोग सवाए उसके कि जिनकी नौकरियां लगी हुई हैं, और वो लोग, वो 7-8 सहाफ़ी भी जो बेचारे पे रोल के ऊपर आने की कोशिश, कुछ आने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ जो है वो लगे हुए हैं, वो उनके अलावा पूरा पाकिस्तान इस वक्त मुतफ़िका राय है कि सवाए इलेक्शन के और फौरी इलेक्शन के कोई और हल नहीं है। और हमेशा जब क्राइसिस बढ़ता है आप इलेक्शन की तरफ जाते हैं। मुझे तो समझ नहीं आती है कितने कौन से बुजुर्ग महर हैं जो लगे हुए हैं क्या, और अब इलेक्शन से भाग रहे हैं। अगर आपकी औकात नहीं है, किसी सियासी जमात की ये औकात नहीं है कि वो इलेक्शन लड़ सके, वो हुकूमत कैसे चलाएगी? वो अपना बंद करे और घर जाके कोई और काम करे।